महेंद्र सिंह टिकैत नाम के एक किसान ने किसान यूनियन की संग बुनियाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव सिसोली में रखी। यहाँ उन्होंने किसान जोत के नाम से एक देसी घी से चलने वाली रोशनी को रोशन किया, जिसे नाम दिया गया किसान जोत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, जिसे मेरठ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर वो आंदोलन वोट क्लब दिल्ली में भी किया गया, जिसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और किसानों की मांगों को पूरा करना पड़ा। 1987 से लेकर यह जोत आज भी जल रही है, मगर देखना यह है कि जिस तरह ये किसान जोत रोशन है, क्या किसान आंदोलन आज भी उस नौइयत का किया जा सकता है, या फिर इस जोत की रोशनी मांद पड़ने लगी है, या फिर मांद की जा रही है। यही सब बात जानने के लिए हम सीधे चलते हैं सिसोली गांव। नाजरीन, मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मेरे खुसूसी प्रोग्राम 4th व्यू में आपका खैर मकदम करता हूं। और अमूमन जिस तरीके से मैंने इस आंदोलन को कवर किया, इसकी एक और कड़ी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी उनके घर पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ सरकारों के मुख्यमंत्री या मंत्री आया करते थे, उनको करवे से गांव की रीति रिवाज के हिसाब से पानी पिलाया जाता था और वो पीते थे। सरकार एक किसानों का सम्मान करती थी, इज्जत करती थी और इतना बड़ा सम्मान देती थी कि कभी आप बड़े बड़े आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। आज कुछ मीडिया चैनल ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि दरअसल किसानों में भारी मतभेद है, भारी फूट है और इस तरह की सब चीज़ें जो है आप देख रहे हैं कि कहीं किसी को नक्सलवादी बताया जा रहा है, किसी को आतंकवादी बताया जा रहा है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। मैं कुछ ज़मीनी मुद्दों पर बात करूंगा और यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से जो है वो किसान एकजुट भी हैं शायद, और एकजुट के अलावा प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नरेश टिकैत जी, जो कि इस संगठन की भी कमान संभाल रहे किसानों के बड़े लीडर हैं। और ये वो विरासत है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री आते थे और आने के बाद यहाँ इस गांव में सुनकर और किसानों की समस्या निपटाया करते थे। दरअसल ये सरकार इतनी जिद पर क्यों अड़ी है, मैं ज़रा नरेश जी से बात कर लेता हूँ। नरेश जी, आपका स्वागत है 4 टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। ठीक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आप टीवी मीडिया पे आप जवाब दे रहे हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं आप, जिस तरीके से सवालात किए जा रहे हैं कि किसानों में शायद फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, किसानों में कोई फूट नहीं है। हो सके 20-21 दिन हो गए, थोड़ा हो जा विचलित भी हो जा किसानों में कोई फूट नहीं, ना कि संगठनों में फूट है। सब जा रहे, दिल्ली जा रहे, अपना खर्चा करके जा रहे। और जी देखिए जो जहाँ तक सवाल उठता है कि खर्चे से बिल्कुल दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, वो उस तादाद में लोग नहीं पहुँच पा रहे, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। मैं सिर्फ आपसे यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो ये कह रही है कि ये पंजाब और हरियाणा का जो है आंदोलन है, इसमें उत्तर प्रदेश तो शामिल ही नहीं है। नहीं, शामिल है उत्तर प्रदेश भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भी समस्या है, थोड़ी सी ये प्रभावित इधर नहीं हो रहा, उसका जो वो धान और गेहूँ की फसल इससे काफ़ी प्रभावित है जो पंजाब और हरियाणा में हो। हमारे यहाँ से सिर्फ 20% किसान धान और गेहूँ की खेती करे और तो सब अपने खर्चे जोग्य करे। तो एक किसान है, पूरे भारत का किसान एक है। हमारी कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं आलू की समस्या है, कहीं धान की है, कहीं गेहूँ की है, कहीं गन्ने की है, तो हमें तो सब मिलकर लड़ाई लड़नी पड़े। जी देखिए, अभी मैं कुछ थोड़ा सा इस रिवायती सवाल जवाब से अलग हट के आपसे सवाल कर रहा हूँ। जिस तरीके से माना जा रहा है कि एमएसपी सिर्फ जो है गेहूं को दी जाती है या सिर्फ धान को दी जाती है, ये इसके अलावा जो आपका इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया जाता है, गन्ने का रेट भी सरकार तय करती है, क्या उसे एमएसपी नहीं मानते यहाँ के लोग? नहीं मानते, तो सारा गन्ना तो उस रेट पे जो सरकारी खरीद है उस पर सारा गन्ना तो नहीं जाता। फिर भी हम तो यही चाह, मतलब गन्ना कम जाता है, गन्ना कम जा, जितना मिली गन्ना खरीदते हैं नहीं उस रेट पर, तो
तो ये और गन्ना कम से कम भी 40-50% गन्ना ये कोल्लू में रूस में जा, बहुत मंदे रेट में जा, वो 250 रुपये 260 रुपये में, मील 350 रुपये क्विंटल का गन्ना दे। तो इतना फर्क क्यों है? जी जी, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको बड़ी बारीकी से एक बात समझाना चाहता हूँ। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में, या वो मीडिया जो नहीं जानता है कि गन्ने का रेट भी सरकार तय करती है, उसे भी एमएसपी ही कहा जाता है। और जैसे चौधरी साहब आपको बता रहे हैं कि गन्ना जो मिल में जाता है, जो शुगर मिल में जाता है, वो एमएसपी पे चला जाता है, और जो बिना जो बच जाता है गन्ना, और जो बाहर खुली मंडी, ओपन मंडी जिसको कोल्हू या क्रेशर कहते हैं यहाँ पर, उसमें है तो वो 100-125 रुपए नीचे डाउन हो जाता है उसका रेट। ये है ओपन बाजार का और एमएसपी का खेल, आप समझिए गौर से। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए मैं हालांकि जो साहब से पहले बात कर लूं, फिर इसकी बारीकी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली एमएसपी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौधरी साहब से भी पूछ रहा हूं कि भारत में गन्ने की इस सब्सिडाइजेशन को लेकर 12 देशों का WTO में क्लेम है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इसमें से जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में से भी कंट्री शामिल हैं, और कई और देश शामिल है। 12 देशों का क्लेम है कि भारत सब्सिडाइज जो है, यानी एमएसपी जिसको कहते हैं, इसको किसी भी रूप में, जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी तरह के जो एमएसपी दी जाती है उसको भी WTO सब्सिडाइज मानता है। तो अगरचे वो दबाव है WTO का या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंडी में अगर माल नहीं जाएगा भारत का भी कॉम्पिटिट करेगा, तो उन लोगों का माल नहीं जाएगा जो बेसिकली ओशियान के देशों में कंट्रोल करना चाहते हैं शुगर मंडी को, और इन बाजारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। दरअसल अगर ये एमएसपी हटेगी तो 1-2 साल आप जो है शुगर की भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मुकदमा भी WTO में है, जिस तरह वीट का था, धान का था। अगर ये भी आपको हटाना पड़ा तो फिर क्या होगा चौधरी साहब? नहीं, हम तो इसमें ज़्यादा बारीकी में जाते नहीं। हम तो यही चाह बातचीत, छोटे किसान होगी, छोटी जोत होगी, किसानों का किस तरह से ख्याल रखा जा, किस तरह से जो खेती बाड़ी है, ये धान हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, हम तो चाह रहे किसान को किस तरह का बचत हो। सरकार के बहुत में है, उन्हें तरह तरह का वो कर सके, बिजली पर सब्सिडी दे सके। बिजली का काफ़ी रेट है जो किसान नहीं दे पाने का। बिजली का है, खाद पे है, दवाई पे है, और इसकी खरीद पे है, पेमेंट पे है। गन्ने का पेमेंट 1 साल तक का पेमेंट रुका रहे, तो बताओ हमें तो कुछ भी नहीं पल्ला पड़ रहा। हम तो क्या आपको ब्याज मिलता है उस 1 साल का? नहीं, कोई ब्याज नहीं मिलता, कुछ भी ब्याज नहीं मिलता। किसान तो हर तरह का बर्बाद है। अगर किसान को बारीकी से देखा जा, हम तो यही तो आवाज़ उठा रहे, हमें और नहीं कुछ वो है ना, हमें कुछ शौक है, हम यही तो आवाज़ उठा रहे। किसानों को वैसे तरीके से देखा जा रहा, जो असली ग्राम के दर्शन है, असली किसानों की असली पहचान है, जो गाँव में देखे, उनकी अच्छी रहन सहन को देखे, उनके खर्चे को देखे, उनकी मेहनत को देखे, तो जी भी तो पता लगे। हम इसमें यही तो कहे, बस कृषि मूल्य आयोग का गठन करो, किसानों की बात सुनी जाए। किसानों का हमने गन्ना डाल दिया तो हम 1 साल तक क्यों इंतजार करेंगे? 1 साल तक तो उसकी फसल को पैदा करने में 1 साल की फसल है पूरी, और 1 साल उसके पेमेंट में वो कर दे तो 2 साल हो गए। 2 साल में कितनी मेहनत गन्ने पर आ रही, कितनी मेहनत गन्ने पर आ रही, तो हमें बचा क्या फिर? जी, तो देखिए एक अगला सवाल मैं चौधरी साहब आपसे एक बात का करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपको याद दिलाता चलता हूं कि एक वक्त आया था, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के गेम मैंने आपको समझाए हैं अपने पिछले प्रोग्राम में, मैं आगे भी समझाता हूं। जब ओपन मंडी में यानी एमएसपी पूरी तरह से सब्सिडाइजेशन जो है मल्टीनेशनल के दबाव में ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर गन्ने को भी ओपन मार्केट में छोड़ा जाएगा। और एक बार एक राजनीतिक खेल हुआ था इस देश में, जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो तब उससे पहले की सरकार ने जो स्टॉक विदेशों में भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, वो सब का सब डंप कर दिया, इंपोर्ट करके भी डंप कर दिया, ताकि गन्ने का जो बेसिकली मूल्य है वो एक्सेस मार्केट में शक्कर हो जाए और उसकी कीमत ना मिले। तो 2 रुपये क्विंटल भी गन्ना बिका था। और अगर आज फिर यही गन्ना जो लोग सोच रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कि गन्ने पे कुछ होने वाला नहीं है, मैं
आपको बता रहा हूं कि WTO में केस चल रहे हैं। अगर ये सब्सिडाइजेशन गन्ने से भी हट गया तो MSP यहां भी हट जाएगी। आज गन्ने की MSP के दबाव में कोल्लू में 225 बिक रहा है, अगर कल को 25 रुपए भी कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे चौधरी साहब? नहीं, ये तो सरकार के हाथ में काफी वे है, सरकार के काफी लंबे हाथ है। हम फिर भी दोबारा यही कहे बात, किस तरह से भारत का किसान किस तरह से जिंदा रहे। हमारा एक ही सवाल यही है, हमें हमारी खता क्या है, हमने देश आत्मनिर्भर बना दिया, खाद्यान्न आज इतने भंडार बढ़ गए खाद्यान्न से, जो पहले विदेशों से हम आयात कर आए थे, अब जो हम इस स्थिति में आगे हम निर्यात कर सके। फिर उसमें वैज्ञानिकों का भी बहुत अच्छा हुआ जिन्होंने अच्छे खाद बीज दवाइयों को ईजाद करी, किसान भी प्रगतिशील हुए। पर इसमें किसान की तो खता नहीं कुछ, हमने जो पैदा कर दिया तो जिम्मेदारी सरकार की है भाई, उसे उस फसल को कहाँ ले जा, विदेश में जहाँ चीनी नहीं होते होगी वहाँ पूछवाओ, कहीं कुछ भी है, कहीं गेहूं का निर्यात करो, कहीं चावल का निर्यात करो, कहीं आलू का निर्यात करो। यहाँ का किस तरह से यहाँ का किसान उभरे, यहाँ से छोटे किसान हैं। तो हम तो यही चाह रहे बातचीत भाई, जो गन्ने का फार्म है, धान का फार्म है, गेहूं का फार्म है, आलू का फार्म है, उन तक निचोड़ करो भाई, उनमें फ़ायदा किस तरह का फ़ायदा है, किस तरह का नुकसान है। अगर वे फार्म नुकसान में है तो किसान भी नुकसान में है। जी देखिए, एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा बात को कि चो साहब देखिए, जिस तरीके से आप ये अभी जो MSP थी गेहूं, क्या उस रेट पर बिका? अगर वो सरकार ने नहीं लिया तो ओपन मंडी में किस रेट में बिका? हाँ, कम में बिका। कम में बिका। धान भी उसी तरह कम में बिका। अगर ये बैरियर पूरी तरह से बेंच आउट हटा दिया जाए कि MSP दी ही नहीं जाएगी, तब तो फिर बिल्कुल बाजार तय करेगा आपकी कीमत। जब आज एक बेंचमार्क होता है कि 1800, 1900, 2000 आपकी ये फसल क्रॉप सरकार खरीदेगी, उस दबाव में 100 या 200 या 300 रुपए कम में फिर भी लोग खरीदने को तैयार है। अगर वो बेंचमार्क ही हटा दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, किसान तो मजबूरी में इस तरह से मंदे भाव में बेच रहा, तो उसका मजबूरी का नाजायज फायदा क्यों उठाया जा। हम यही चाह रहे बात, किसानों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जा। जी जी, ये देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करके आखिर इनसे चौधरी साहब से फिर सवाल करूंगा। आप लोगों को समझाने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए, जब किसान की 25 एकड़ ज़मीन की कीमत कितनी होती है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर रहा हूँ। 25 एकड़ ज़मीन के रेट होते हैं 8 से 12 करोड़ रुपए। किसान के पास 8 से 12 करोड़ रुपए की मिल्कियत होती है, जो ईश्वर के हवाले होती है। जब वो फसल बोता है तो ईश्वर का जो है उस पर बहुत बड़ा करम होता है। अगर ओलावृष्टि, दूसरी आपदाएं, बाढ़, बहुत सारी चीजें आती हैं, फसल खराब हो जाए तो किसान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 12 करोड़ रुपए की मिल्कियत, मतलब उसमें वो कमाता कितना है? वो इतना कि एक कॉमन मैन की जो मात्र 5 से 20 लाख रुपए के बीच की दुकान खोल के बाजार में बैठता है, जो बीच में जिनको हम बिचौलिए कहते हैं, बिचौलिए यही नहीं होते जो मंडी में होते हैं, बिचौलिए वो भी होते हैं जो ट्रेडर होते हैं और छोटे छोटे शोरूम खोलकर बैठते हैं। बड़े शोरूम तो लूट ही लेंगे, छोटे शोरूम में भी आप 50 लाख रुपए, 50 लाख, मैं 12 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, वो कमाता है 2 लाख 4 लाख रुपए महीना, और किसान को मजदूरी नहीं पड़ती 15,000 रुपए महीना। ये स्थिति जो है कंपेयर करने के बजाय आपने देखा कि तेल के रेट कहां चले गए, खाद के रेट कहां चले गए, दवा के रेट जमीन में डबल हो गए, और किसान की फसल के रेट कितने हुए, ये आपके सामने मौजूद है। बेसिकली खेल ये है, डिमांड एंड सप्लाई का समझाने के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूं, प्रबंधन की ये सरकार जवाब देगी। चौधरी साहब को भी इसको रिमाइंड करा रहा हूं बात को। आज की तारीख में सब्जी बोने वाले किसान जो इस वक्त बोई, गोभी और दूसरी फसलों का जो रेट है 1 रुपया किलो, 2 रुपये किलो ओपन मार्केट में, जहां सरकार सलाह दे रही है कि आपकी चीज़ महंगी बिकेगी, आज सब्जी बोने वाला छोटा किसान जो है वो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, आप उसकी गोभी को लेने के लिए तैयार नहीं है। खेतों में ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, आपको दिखाया जाएगा, यानी पूरी 6 महीने की मेहनत गई, लागत गई और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसमें अब ये कहेंगे कि सरकार को तो पता नहीं है,
कि सर क्या हो रहा है, तो ये गलत बात है, ये भ्रमित किया जाता है। आपको एक बात और जानकारी दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के इंस्पेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं जो एक एक खेत की इंफॉर्मेशन रखते हैं, सब्सिडाइज भी करते हैं और एक एक डाटा केंद्र सरकार को पहुंचा जाता है, कितने बीघा और कितने एकड़ जो है सब्जी बोई गई है, कितने वो एकड़ जो है वो क्या फसल बोई गई है, यानी एक एक किलो का हिसाब होता है। सरकार पूरी तरह से जानती है, उनके प्लानर्स जानते हैं कि किस खेती को हमें, किस फसल को एक्सपोर्ट कर देना है, किसको खरीद के डंप कर देना है। डंप करने का मतलब जानते हो आप क्या होता है? जैसे हॉलैंड की सरकार है, हॉलैंड में जो है वो जब एक्सेस दूध पैदा हो जाता है, एक्सेस मिल्क पैदा हो जाता है, तो वहां की सरकार उनका मिल्क और दूध खरीदती है, समंदर में डंप कर देती है, किसान को उसकी कीमत दे देती है, चूंकि अर्थव्यवस्था को चलाना है। इसी तरह बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे रशिया में बहुत ज्यादा वीट पैदा होता है, कनाडा में बहुत ज्यादा गेहूं पैदा होता है। ये तमाम लोग अगर किसान का माल खरीद के या तो सस्ते में मंडियों में लेके आते हैं अंतरराष्ट्रीय में, और अगर उससे भी एक्सेस हो जाए तो उसको डंप करते हैं, किसान को बर्बाद नहीं होने देते। अब ये मल्टीनेशनल के दबाव में जो गेम इस देश के साथ खेला जा रहा है वो क्या है, वो बारीकी से मुझे नहीं लगता कि किसान, मैं आपके सामने बैठा हूं, किसानों की जड़ में बैठा हूं और आप देख रहे हैं चीजों को, वो इन बारीकियों को नहीं समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला क्या होता है। अगर इन्हीं की गोभी को, इन्हीं की सब्जियों को लेकर सरकार ने डंप कर दिया होता और मार्केट में एक्सेस नहीं होने दिया होता तो उनकी माल की उनको कीमत मिलती, चीजें मिलती। ये सरकार के अपने दामन को पीछे हटाने के लिए मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, सरकार से मांग करता हूं कि आपके पास एक एक इंच जमीन का और एक एक किलो फसल का आपके पास डाटा होता है, तब छोटे से लेके बड़े किसान को एमएसपी दीजिए, उसकी फसल को मिनिमम गारंटी खरीदने के लिए दीजिए। अगर बाजार में वो कम होती है तो आप खरीद कर उसको दुनिया में दूसरे देश जिस तरीके से करते हैं उस तरह से उसको डंप कीजिए। इन किसानों को बर्बाद मत करिए। और वो जो गोडाउन बन रहे हैं ना सारे के सारे, अब मैं मानता हूं कि बहुत सारी बातों में आप बड़े एक्सपर्ट हैं, ये प्लान या देखिए दो बात चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है सिर्फ मल्टीनेशनल और चंद लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आपको इस देश को ये बताना पड़ेगा आज की तारीख में कि आपके पास प्लान करने की कोई जगह ही नहीं है, आप फायदा किसानों का कर ही नहीं सकते। क्योंकि देख लीजिएगा कि पिछले साल से 1000 रुपये कम क्विंटल जो है वो धान बिका है किसानों का। आप तो दुगनी आय करने की बात कर रहे थे। ये तमाम बारीकियों को मैं जानता हूं कि किसान नहीं जानता। अगर इन तमाम बारीकियों को भी जान ले तो मोदी जी आपको सब्जियों पर भी एमएसपी देनी पड़ेगी। क्या मैं जितनी बातें कह रहा हूं चौधरी साहब, आपको यहाँ मेरी बातों से कितनी मुखालफत है? नहीं, आप तो सारी अच्छी तरह से समझा रहे बात। हमें तो विदेशों के बारे में नहीं पता था कि वहाँ से जो दूध ज़्यादा हो जा तो वहाँ से समुद्र में बहा दिया जा, तो यहाँ भी इस तरह की बात हो जा। चलो खैर, हम तो उन्होंने कहते बड़ा देश है, बड़ी चाहत है यहाँ से भी हर चीज़ की, पर चाहे तो सरकार ही हमें बतावे भाई हम बोए क्या बोए, हमारी खाता तो नहीं कुछ। यहाँ से फिर भी हम उस पार है, यहाँ बहुत छोटे किसान हैं। हमारी यह हालत है, यहाँ से 95% किसानों की यह हालत है कि हमारी जो ट्रैक्टर है उसकी डीजल की टंकी वो कभी फुल नहीं हो सकती। इतना तोड़े में हम किसान, यहाँ का किसान है। और जी देखिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर में तेल डलाने को, जिस पर सब्सिडाइज नहीं डबल ट्रिपल टैक्स करके ले रहे हैं जो है सरकार बेसिकली तेल के पैसे से ही, आप जानते हैं दोस्तों कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, वो 50% ऑफ द टैक्स ऑफ इंडिया है। यानी कि आप अगर 8 बिलियन रुपीस का टैक्स जो है डायरेक्ट लेते हैं, तो इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं जो तेल पर लिया जाता है और कई ऐसी चीजों पर लिया जाता है एक्साइज के तौर पर, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत यानी 50% है, 8 बिलियन से ऊपर बैठता है वो टैक्स भी, जो हिडन तौर पर लिया जाता है, जिसे किसान बेचारे नहीं जानते, गांव के लोग नहीं जानते कि तुमसे टैक्स कैसे वसूला जा रहा है। वो तेल पर जो आपने जो सिर्फ 30 रुपए लीटर भी आपको नहीं पड़ रहा है, 80 रुपए लीटर आप बेच रहे हो और उसमें आपको कितना बड़ा टैक्सेस, आपने स्टेट टैक्स लगाया, सेंट्रल टैक्स लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगाई, सरचार्ज लगाया। इस तरीके से उनकी तो सब कुछ लूट लिया, वो अपने ट्रैक्टर की टंकी तक नहीं भरवा सकते हैं। आप कहते हैं कि उनके अनाज को, उनको सबको स्टॉक कर लिया जाए और उनके गोडाउन में जो आपने बनाए हैं उनमें भर दिया जाए और फिर मार्केट में ऐसे निकाल के उसको दिया जाए महंगा करके पूरी तरह, क्योंकि ये खराब नहीं होने वाली चीज है। जिनको जो बड़े स्टोरेज बना लोगे उसकी शॉर्टेज
मैंने पहले भी समझाया, किसान का माल एक साथ आता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पे वो सस्ता हो जाता है, फिर ये लोग उसको स्टॉक कर लेंगे। फिर आम जनता जो ये समझ रही है कि उनका इस किसानों से क्या लेना देना, तो ये बता दूं कि जो 5 रुपए किलो माल किसान का खरीदा जाएगा वो 105 रुपए शॉर्ट करके आप ही लोगों को बेचा जाएगा। दरअसल कमाएंगी सिर्फ मल्टीनेशनल, और जो है वो सिर्फ बाजार में पैसा पूंजी लगा सकते हैं। किसान इसमें कहीं से भी फायदे में आपको नहीं आएगा। अगर मंडी ओपन हुई, एमएसपी हटी और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आखिरी सवाल पूछते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, हालांकि मैं बहुत प्रोग्राम में आपको समझा चुका हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जब किसी किसान की ज़मीन को लिया जाएगा चौधरी साहब, कि उस ज़मीन को बोने के लिए कुछ ले लिया, मान लिया उसने गेहूं बो दिया, तो गेहूं में दाने का एक साइज होगा, एक पैरामीटर होगा, उसके अलावा जो खराब होगा उस पैरामीटर में खरा नहीं होता, वो वापस किसान के गले में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में किसान के डूबने के जो अभी मौजूदा हालात में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, ये बेसिकली गुजरात में भी सामने आ चुका है। ये ऐसी स्थिति में आप कितना समर्थन करते हैं इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है? नहीं, इसका तो हम पूरा विरोध कर रहे भाई। जो अच्छा माल है उसे तो वे खरीद लेंगे, और जो उसमें थोड़ा सा दाना कमज़ोर रहेगा तो उसे किसान के खाते में गिर देंगे, कहना ठीक है से किसान तो लूट जाएगा उसमें। किसान फिर उसे कहीं बेचने लगा मार्केट में तो बहुत कम रेट में बिकेगी। जैसे चौधरी साहब इस वक्त ये पूरी कोशिश चल रही है मीडिया, हिंदी मीडिया की तरफ से भी और पूरी कई संगठनों की तरफ से कोशिश चल रही है कि किसानों में फूट डाल दी जाए और पश्चिमी ये कहा साबित कर दिया जाए कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो हिंदुस्तान के किसानों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे इसी इलाके से बिलोंग करते थे, जो जिनके नाम पे दिल्ली में किसान घाट बना है बाकायदा, वो सब वो क्या लगता है कि इस पूरे संगठन को पंजाब और हरियाणा के संगठन से अलग कर दिया जाएगा और पीछे हट जाएंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे भारत का किसान एक है, और हो सके ये गुमराह हो जाते होंगे किसी उसके, हमें सब किसानों का फिक्र है। हमें इसमें कोई वो नहीं ना, हम इसमें विश्वास रखते कि भाई किसानों में फूट डाल सकें। फूट इनमें तरह तरह के तरीके हैं, फूट डालने के तरीके हैं, पर हम तो सरकार से भी यही वो करे भाई, ये इस किसान संगठनों की उस पर ना ध्यान दे। ये थोड़ा एक बार कोई किसान संगठन 400 रुपये का गन्ने का रेट मांग रहा, कोई 350 को मांग रहा, तो उसका बीच का वो करवा दो, उसका 450 कर दो, 25 उसके घटा दो, 25 उसके बढ़ा दो। तो एक उस पर ध्यान कहाँ दिया जा रहा है इतना? सरकार को आखिरी लफ्जों में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार को हम यही चाह रहे हैं, हमें किसानों का भी, मजदूरों का भी फिक्र है। किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी यही हालत हो रही। हम यही चाह रहे हैं, सरकार को यही कहे, सरकार, लोगों ने सरकार बना रखी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये किसानों के साथ में छड़ के रवैये थे या कुछ और थे, इनके साथ में बरोबरे ना बांधे, अपने काम तक काम रखे। और जो किसान हित की बात है, हमें देश का भी फिक्र है, हमें ऐसी बात नहीं, हमारी निगाह एक देश की सीमा पर भी है, किसानों पर भी है, किसानों के हालात पर भी है। हमें सारी उसका वो है। ये जितना जिद्दी रवैया इस सरकार में हो गया हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल ये इन्होंने एक किसान को बर्बाद करने की एक नीयत अपना ली, जो हम देख रहे 21 दिन तक क्यों किसान बैठा दिए, कोई हम कैदी थोड़ा ही है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए मसला ये है दोस्तों, मैंने चौधरी साहब से बात की, ये क्या है, मैं क्यों ख़ास तौर से इस गांव में आया, क्यों मैं आपको ये बताना चाहता था। ये यहाँ जब किसान संगठन खड़े हुए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब आंदोलन शुरू किए, यहाँ पर मैंने बताया इस गाँव के अंदर सरकारें आई, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए और किसानों को सम्मान दिया। वो देश के किसानों को सम्मान था। आज की तारीख में किसानों के बीच में लकीरें खींचने की कोशिश की जा रही है, न कि सोल्यूशन निकालने की। आपने सुना कि किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। गन्ने में भी क्या क्या खेल हो सकता है, मैं डिटेल में भी कभी आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि आने वाले दिन क्या गुजरने वाले हैं। आपने मुझे 12 साल से सुना है, झेला है, बर्दाश्त किया है। आपको मैंने कभी धोखा नहीं दिया होगा। अगर मैंने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद की कोई प्रेडिक्शंस आपके सामने की होगी तो वो सत्य साबित हुई होगी। मेरी एक बात, एक लकीर आज तक आप लोग नहीं मिटा पाए होंगे। याद रखिएगा कि ये जो गेम चल रहा है ना, अमेरिका की तरह 4 लोगों के हाथ में देश देने का, मैं इस गेम को बहुत पहले से जानता हूं, आपको बताते आया था। ये लोगों के लिए एक नई बात है, लोग अभी तो पूरे गेम को समझ भी नहीं रहे हैं। दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है, चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार को जिद्दी, एरोगेंट नहीं होना चाहिए।
मगर मीडिया और सरकार एरोगेंसी दिखा रही है। किसानों को आज सड़कों पर लिए बच्चों को लेकर बैठे हैं। सर्दी का मौसम है, मैं कांप रहा हूं ठंड से। इस वक्त मेरे ख्याल से 5 के आसपास यहाँ जो है टेम्परेचर होगा। एक चीज़ आप समझिएगा दोस्तों कि ये जो एरोगेंसी है ना, ये इस देश को एक अलग दिशा में ले जा रही है। हमारी सीमाओं पर चीन के साथ तनाव है, हमारे पाकिस्तान की सरहदों पर हमारे साथ तनाव है, इंटरनेशनल WTO में हमारे साथ तनाव है। सरकार की फसल जो आप देख रहे हैं कि वो ओपन मार्केट का नतीजा कि आज की तारीख में जिसको बुआई जो है 5 रुपए किलो पड़ती हो, उसका माल 1 रुपए किलो बिक रहा है। ये सब पूरे गेम जो है वो चंद लोगों के हाथ में देकर आप सिर्फ जो है स्टोरेज बना के छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से किसान थोड़ा बहुत इस बात को समझ चुका है कि MSP के बगैर उसका गुजारा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको अपनी जमीन वो गिरवी देने वाला नहीं है। सरकार को जिद ये है कि मोदी जी ने जो आज तक फैसला कर लिया, उस फैसले से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट समझ रहे हैं, अपनी तौहीन समझ रहे हैं। आप इन किसानों को, जिनका आपको मैंने बताया था कि इस देश में 54.6% रोजगार सिर्फ खेती से पैदा होता है, आधे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाले उस संसाधन को आप चंद लोगों को क्यों सौंपना चाहते हैं? क्या ये देश, ये सिर्फ आपका ईगो रह गया? किसानों की अस्मिता कुछ नहीं मायने रखती है? इस देश की 50% से ज्यादा आबादी कोई मायने नहीं रखती है? क्यों जिद पर अड़े हो? मान जाइए, किसानों की जो मांग है उनको पूरी कीजिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाइए, प्रबंधन जो आपको नहीं आता उसको सीख लीजिए। और इसका इल्जाम ये लगा रहा हूं कि आपकी GDP जो है पिछली, आपने पता है 23.9% गिरी थी, ये आपकी काबिलियत का नमूना है। और ये मेरे प्रोग्राम का स्टाइल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।